वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एडुटेरिया जो 7500 बुक है उसका 102 नंबर सेट नंबर 102। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन नंबर बी। चार्ल्स मेटकॉफ जो है ये गवर्नर जनरल था कब 1835 के करीब में, 1835 में। और ये एक अधिनियम बना करके जो पुराने जो प्रेस पे प्रतिबंध लगाया गया था उसको खत्म किया था, और पुराना वाला जो प्रेस पर प्रतिबंध है वो लगाया गया था 1823 ईस्वी में। और ये कब लगाया गया था? 1823 में, जब लाया गया था एक्ट, कौन सा? लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट। उस समय गवर्नर जनरल था जॉन एंडर्स उस समय गवर्नर जनरल थे। 1823 में जब लाया गया था लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय क्या था कि बिना लाइसेंस का आप प्रेस नहीं चला सकते, अखबार का छापन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ये दंडनीय अपराध होगा। और इसी कारण उस समय जो राजा राम मोहन राय थे वो अपना एक अखबार को बंद कर दिए थे जो कि था मिरातुल अखबार। और ये भाषा कौन सा था? ये भाषा था फारसी भाषा में लिखते थे मिरातुल अखबार। इसको बंद करना पड़ा था उस एक्ट के कारण, और इसको 1835 में बंद किया कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। इसलिए इसको प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। इसके अलावा एक और याद होगा आपको, 1878 में एक आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। किसके समय आया था? ये आया था लीटन के समय आया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था। तो नौसेना विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1946 में। और 1946 में कब हुआ था? 18 फरवरी को हुआ था। और ये चालू हुआ था HMIS तलवार से। HMIS तलवार जहाज का नाम था, और इस जहाज से चालू हुआ था नौसेना विद्रोह। इसका कारण क्या था? इसका कारण था खराब जो भोजन मिल रहा था, और नक्सलीय भेदभाव हो रहा था, काला गोरा का भेदभाव हो रहा था, कम वेतन मिल रहे थे उनको काम करने के बदले। इसलिए ये जो विद्रोह है चालू हुआ HMIS तलवार से। और देखते देखते लगभग 20,000 सैनिक और 78 से ज़्यादा जहाज जो है इसमें भागीदारी हो गया। इन लोगों का नारा क्या था? इन लोगों का नारा था नो फूड नो वर्क के साथ लगभग 1100 लोग इसमें 1100 लोग मिल करके ये विद्रोह चालू किए। और देखते देखते 4 दिन के अंदर में 20,000 से ज़्यादा नाविक जो है इसमें भाग ले चुके थे, और 78 से ज़्यादा जो जहाज है वो भी इसमें भाग ले चुका था। लास्ट में 4 दिन बाद 23 फरवरी को आत्मसमर्पण कर दिया गया। क्यों किया? क्योंकि जो सरदार पटेल थे उस समय वही लोगों को कन्विंस किए, तो उसके बाद आत्मसमर्पण किया, ये बोल करके कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ना कि ब्रिटेन के सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा HMIS तलवार। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानरी सेना कब गठन हुआ? तो ये गठन हुआ था कब? 1930 में। 1930 में क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 में। ये गठन हुआ 2 सेना का, एक था मंजरी सेना और एक था बानरी सेना। तो इसमें सबसे पहला जो है बानरी सेना का गठन हुआ। इसका गठन कौन की? इंदिरा गांधी की थी, जब उस समय वो 12 से 13 साल की थी। और ये गठन कहाँ पे किया गया? इलाहाबाद में किया गया। इलाहाबाद में एक भवन था आनंद भवन, जो कि नेहरू फैमिली का ये घर है, वहाँ से चालू हुआ बानर सेना। और इससे लड़कियां अलग होकर के एक अलग गुट बनाई जिसका नाम था मंजरी सेना। और ये दोनों गुट का काम क्या था? दोनों गुट का काम था पुलिस का जासूसी करना, या फिर गुप्त सूचना पहुंचाना, पर्चे बांटना, या फिर झंडा या लिफाफे बनाना। ये सभी उसके प्रमुख कार्य थे। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि महात्मा गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया था कि नमक सत्याग्रह को पुरुष तक सीमित न रखा जाए। शुरुआती में जब नमक सत्याग्रह चालू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, तो उस समय गांधी जी का ये मोटो था कि इसमें पुरुष को शामिल न किया जाए। महिलाएं सिर्फ क्या करेगी, जो वाइन के शॉप्स हैं, दारू के जो दुकान है, या फिर जो विदेशी कपड़े की दुकान है, वहाँ पे उसके सामने आकर धरना देगी महिलाएं। लेकिन जो कमला देवी चट्टोपाध्याय है ये कन्विंस की महात्मा गांधी जी को कि इसमें महिलाओं को शामिल करने दिया जाए। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन बना, ये पहली बार मास लेवल पर महिलाएं उसमें भाग ली। और कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है ये इसी आंदोलन में
मुंबई में चौपाटी में आंदोलन करते हुए पकड़ी गई थी और उनको अरेस्ट किया गया था। और इस तरह धरना प्रदर्शन या फिर आंदोलन में भाग लेने के लिए अगर किसी पहली महिला अगर देखा जाए जो अरेस्ट हुई, वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन का स्थापित किया गया, किस संगठन की स्थापना की गई। तो 1938 में आपको मालूम है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसमें निर्विरोध चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन में विवाद हो गया और इसके बाद इस्तीफा दिए। इस्तीफा देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना की है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा वो बहुत सारे चीज में भागीदार थे। 1939 में 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किए और त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन ये देख ही लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किस वर्ष में किया गया, तो ये किया गया 1925 में एम एन रॉय के द्वारा किया गया। और वहीं भारत से बाहर 1920 में किया गया, 1920 में। उसके बाद अगर देखें तो इसका जो पहला विभाजन हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, वो हुआ 1946 में और दो पार्टी बन गया। और दो पार्टी कौन कौन सा, 1946 नहीं 1964 में हुआ। एक तो सीपीआई बना और एक सीपीआई एम, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। तो 1964 में पहली विभाजन हुआ, किसमें, कम्युनिस्ट पार्टी में। और जब ये स्थापना हुआ 1925 में तो कहाँ पे हुआ, ये कानपुर में हुआ। और भारत के बाहर जब हुआ 1920 में तो वो कहाँ पे हुआ था, ताशकंद में हुआ था। ताशकंद उस समय यूएसएसआर का पार्ट था, रसिया ही था उस समय, अभी टूटा नहीं था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुस्लिमों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 सालों तक नहीं मिलेगा। तो खिलाफत आंदोलन का बहुत बड़े समर्थक थे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। और खिलाफत आंदोलन के संबंध में बोले थे कि हिंदू और मुस्लिम का जो एकता अभी दिख रहा है, ऐसा एकता का जो अवसर है वो अगले 100 साल तक नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। जो खिलाफत आंदोलन है ये चला था 1919 से 1924 तक। इसका कारण क्या था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंग्लैंड का जीत हुआ, तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को हराया गया, उसके बाद खलीफा का जो अधिकार है उसको छीन लिया गया था। इसी के खिलाफ में भारत में 1919 में खिलाफत आंदोलन चला। अली ब्रदर जो है इसको सपोर्ट कर रहे थे, महात्मा गांधी इसको सपोर्ट कर रहे थे। 1920 में ये जो आंदोलन है ये असहयोग आंदोलन के साथ मिलकर आंदोलन करने लगा। और जब दोनों आंदोलन साथ में काम करने लगा तो बहुत मजबूत तौर पे था। लेकिन घटना ये हुआ कि 1922 में चौड़ा चौड़ी हत्याकांड हो गया। और चौड़ा चौड़ी जब कांड हुआ तो महात्मा गांधी क्या किए, वापस ले लिए असहयोग आंदोलन को। उसके बाद 1924 में क्या हुआ, तुर्की में तख्ता पलट हो गया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा का वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष सरकार बन गया और खलीफा का पद को खत्म कर दिया गया। फिर इस आंदोलन का कोई मतलब नहीं रहा, तो 1924 में कुल मिलाकर ये आंदोलन खत्म हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो पाकिस्तान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ये किया था कौन, चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर बी। और ये उस समय पढ़ाई कर रहे थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और उसी पढ़ाई के दौरान ये पाकिस्तान शब्द का याद किए थे। और इसमें पूरे वर्ड का अलग अलग मीनिंग था कि ये जोग्राफिकल इंडिकेशन था पाकिस्तान, जिसमें पी से मतलब था पंजाब का, और ए से अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान जो कि आज के डेट में समझ लीजिए जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है वो उस समय अफगानिस्तान हो गया। और के से हो गया कश्मीर, PAK। आई से क्या हो गया, एस से क्या हो गया, एस से हो गया सिंध। और तान से क्या हो जाएगा, बलूचिस्तान। तो ये जोग्राफिकल नेम था, जोग्राफिकल इंडिकेशन था पाकिस्तान। और बाद में इसी के रेफरेंस पे मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान का मांग कर दिया। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन करके स्वराज सभा रख लिया था। तो ये ऑल इंडिया होम रूल जो है, ऑप्शन नंबर ए। 9वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसका स्थापना कौन किए थे, बाल गंगाधर किए थे 1916 में।
जब 1920 में इसका अध्यक्ष बनाया गया, जब महात्मा गांधी जी को, तो वो इसका नाम बदल करके स्वराज सभा रख दिए थे 1920 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कौन सा हड़प्पा का ऐसा स्थल है जहाँ से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से हुआ है? ये हुआ है रंगपुर से, और रंगपुर के अलावा एक लोथल से भी हुआ है। लोथल से भी चावल का साक्ष्य मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है? तो जब पढ़ाई लिखाई शुरू होता है, शिक्षा की शुरुआत होती है, उसके लिए उपनयन संस्कार से ऐसा माना जाता है कि दूसरे जन्म का आरंभ हुआ है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्निवेदी से सिद्ध होती है। तो अग्निवेदी कहाँ पे मिला है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि वहाँ पे अग्नि पूजन होता था? तो ये कहाँ पे मिला है? ये मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा के अलावा लोथल से भी प्राप्त हुआ। कालीबंगा के अलावा लोथल से भी प्राप्त हुआ। और कालीबंगा में तो एक ही कतार में 7 अग्निकुंड मिले हैं वहाँ पे कालीबंगा में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य से को दिया जाता है? तो जो विशिष्ट द्वैतवाद जो है, इसके जो प्रचारक है वो है निम्बकाचार्य। उसके अलावा जो अलग अलग वाद है, जैसे अद्वैतवाद शंकराचार्य के हैं, और विशिष्टा द्वैतवाद किसके हैं? रामानुजाचार्य के हैं। विशिष्टा द्वैतवाद रामानुजाचार्य, और द्वैतवाद किसके है? माधवाचार्य के है। शून्यवाद किसका है? नागार्जुन का है। तो इस तरह अभी कितना देख लिया हम लोग, जैसे द्वैतवाद निम्बकाचार्य, और अद्वैतवाद ये हो गया शंकराचार्य का, विशिष्ट द्वैतवाद हो गया रामानुजाचार्य का, और द्वैतवाद हो गया माधवाचार्य का। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 भाग 3 में है, ये 4 नहीं होगा, 3 होगा। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 25 है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है धर्म के स्वतंत्रता से, राइट टू रिलीजन। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस भाग में किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो नागरिकता है भाग 2 में, और 2 का आर्टिकल कौन सा है? 5 से 11। ऑप्शन नंबर बी। भाग 2 और आर्टिकल हो गया 505 से 11 तक जो आर्टिकल है, इसमें नागरिकता के संबंधित प्रावधान है। 16 नंबर क्वेश्चन, पे आते हैं कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो ये हो जाएगा कल्याणकारी राज्य में, और कल्याणकारी राज्य का जो प्रावधान है वो किस में है? नीति निर्देशक तत्व में है, ऑप्शन नंबर ए। और ये भाग 4 में आता है, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक आता है। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्षता होता है ये करते हैं उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन है, और ये खुद राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। जो राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का मेंबर होता है, अध्यक्ष नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? सांसद में निहित है। अभी हाल ही में मई 2026 में ये यूज भी किया गया है, जो आज के डेट में 33+1 जो जजों का संख्या है वो कर दिया गया 38, और फिलहाल में कितना है? 34 है। और ये इसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और उच्च न्यायालय का जो शक्ति है वो किस में निहित है? 124 नंबर आर्टिकल से लेकर के 147 नंबर आर्टिकल तक। जो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो 2,80,000 होता है, और बाकी जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसका कितना होता है? 2,50,000 होता है। और वहीं जो हाई कोर्ट होता है उसके जो चीफ जज होते हैं उसका भी 2,50,000 होता है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में किस विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक बनाना है, ये कौन मंजूरी देगा? ये देगा लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष जो है किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं ये सुनिश्चित करेगा लोकसभा के अध्यक्ष। ये आर्टिकल कौन सा है? 110 नंबर आर्टिकल के तहत ये प्रावधान है, ये पावर है। उसके अलावा अगर राज्यों में देखेंगे
तो 199 नंबर आर्टिकल जो है राज्यों के संबंधित ही प्रावधान है। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा के द्वारा कितने सदस्य विधान परिषद में चुने जाएंगे? तो ये होगा 1/3। उसके अलावा जो पूरे प्रावधान देखेंगे तो 1/3 जो है जो स्थानीय निकाय है वो चुनेगा, 1/3 जो है एमएलए चुनेगा, 1/12 जो है ये जो ग्रेजुएट लेवल लोग हैं वहाँ के लोग चुनेंगे, 1/12 वहाँ के शिक्षक भी चुनेंगे और 1/6 कौन चुनेगा? राज्यपाल चुनेगा, मनोनीत करेगा। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये है महबूब अल हक का, ऑप्शन नंबर डी। महबूब अल हक जो है ये इकोनॉमिस्ट है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इन्हीं का सृजन किया हुआ है एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक। निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है? तो आयकर जो होता है इनकम टैक्स ये राजस्व का स्रोत नहीं होता है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था? मूल्य वर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स वैट। वैट जो है ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? ये हरियाणा में लागू हुआ था। और ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2003 को, 1 अप्रैल 2003 को। और उसके बाद 1 अप्रैल 2005 को लगभग 21 राज्य में लागू कर दिया गया और सबसे लास्ट में जो लागू किया वो था यूपी, 2008 में लागू किया। और अभी मालूम है आपको वैट वोट सब खत्म हो गया, अब सीधा आ गया जीएसटी। और जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2017 से, सॉरी 1 जुलाई 2017 से। उसके अलावा अगर देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है पंपास, ऑप्शन नंबर बी पंपास। सर्वग्राही मिट्टी किसे कहा जाता है? सर्वग्राही मिट्टी लाल मिट्टी होता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो ज्वारीय तरंगों से ऊर्जा अगर पाना है, ऊर्जा को अगर जनरेट करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा जगह होगा खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी दोनों, ऑप्शन नंबर ए और सी। क्योंकि वहाँ पे जो हाई टाइड होता है, ज्वार भाटा आता है, वो लगभग 5 से 11 मीटर ऊंचा आता है और इसको यूज करके ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं और उसके लिए सबसे बेस्ट जगह खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी होगा। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पे है? ये अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नांगल बांध जो है ये पंजाब में और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है, ये है सतलज नदी के किनारे। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी। नागार्जुन सागर बांध ये कहाँ पे है? ये है कृष्णा नदी पे। और हीराकुंड डैम महानदी, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी कि यही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों आकर के मिलता है कहाँ पे? नीलगिरी के पहाड़ पर, ऑप्शन नंबर बी। और नीलगिरी के पहाड़ का सबसे ऊंचाई चोटी कहाँ पे? वो डोडा बेटा है, डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ का सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा है। शैतान का गोल्फ कोर्स नामक एक प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? ये कहाँ पे है? यूएसए में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। आजाद आस्था के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। तो आजाद आस्था आपको मालूम है कौन किया था? जयप्रकाश नारायण किए थे, जयप्रकाश नारायण। ये कब किए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास में, यानी कि 1942 के समय। और इसका जो गठन हुआ था वो नेपाल में हुआ था और कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत में है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में, कर्नाटका नहीं होगा, महाराष्ट्र होगा। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, आगरा के पास में। सुंदरवन नेशनल पार्क ये डेल्टा के पास में है और ये है पश्चिम बंगाल में। सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है। स्टेनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक सायन यांत्रिक रूप से दुर्बल और तनीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो ये है स्ट्रोंशियम 89 इसका एटॉमिक नंबर है। 89 क्या है? इसका एटॉमिक मास है। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। तो विटामिन सी जो है ये अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है और
या दूध में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी का गुण देखें तो ये एंटी कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि ये कैंसर के रोग से बचाव करता है और ये त्वचा हीलिंग में भी काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है विटामिन सी के सापेक्ष में। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उच्च ताप, जैसे सूरज की जो टेम्परेचर है, कॉर्निया का टेम्परेचर, ये पायरोमीटर से देख सकते हैं हम लोग। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/, ये मिलीमीटर में पूछ रहा है, तो मिलीमीटर में 1/1000 यानी कि 0.001 मिलीमीटर। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य, तो जो दाब होता है यानी कि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके? कंडक्टिंग सरफेस के, जो एरिया जो कांटेक्ट में है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि जितना कम कांटेक्ट में आएगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर बना पाएगा। तो आदमी जब खड़ा होगा वो ज़्यादा प्रेशर बना पाएगा धरती पे। जैसे कील का आकृति देखे होंगे आप लोग, कील की आकृति नीचे में पतला होता है तो ये ज़्यादा प्रेशर बना पाता है ऊपर की अपेक्षा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम लगभग सेम है, लेकिन परमाणु बम में क्या होता है, अनियंत्रित होता है अभिक्रिया जो होता है, और नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल्ड होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया जो होता है ये नियंत्रित होता है, कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है उसमें। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये न्यूटन ने किया था। कैपिटल जी का जो मान है ये कौन दिया था? न्यूटन ने दिया था। मायोपिया निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है, तो निकट में ज़्यादा है, इसका ट्रिक क्या होता है कि निकट बड़ा है तो अवतल लेंस हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष ये छोटा है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो बैरोमीटर अगर अचानक गिरता है तो वहाँ पे आंधी और तूफान आने का संभावना है, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर में पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं यानी कि विद्युत ऊर्जा देते हैं, फिर वो मोटर चलने लगता है यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा में बदल जाता है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो विद्युत ऊर्जा जब देंगे और यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, कौन करेगा ये काम? मोटर करेगा। ब्रोमीन सामान्य ताप पर क्या होता है? तो ब्रोमीन इकलौता मेटल है जो सामान्य ताप पे द्रव में होता है स्थित, ऑप्शन नंबर डी। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडा वाटर का बोतल खोलेंगे, चिप्स का पैकेट खोलेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। मनुष्यों के वृक्क तंत्र का एक भाग है। मनुष्यों के जो किडनी होता है कौन सा तंत्र का भाग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो जब एटीपी टूटता है एडीपी में तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पे बनता है, ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठन होते हैं, संगठक। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठक होते हैं, एक तो होता है जैव और एक होता है अजैव। जैव में हो गया जो पेड़ पौधे, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सभी जैव घटक हो गया। अजैव घटक क्या हो गया? तो पानी हो गया, स्थल हो गया, हवा हो गया, ये सभी अजैव घटक हो गए। यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? तो नदी का जो पानी होता है वो कम डेंस होता है क्योंकि वो उसमें नमक का मात्रा नहीं होता है। जैसे ही समुद्र में जाएगा तो समुद्र का जो पानी होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, यानी कि ज़्यादा घनत्व होता है। तो जैसे घनत्व में जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हल्का ऊपर उठ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सीटी स्कैन में क्या प्रयोग किया जाता है? एक्सरे किया जाता है। विद्युत मोटर कम वोल्ट में प्रयोग करने पर जल जाएगा, कैसे जल जाएगा? तो विद्युत मोटर में जब वोल्टेज कम करेंगे तो समान अगर पावर चाहिए, सेम लोड उसको चलाने के लिए ज़्यादा करंट डिमांड करने लगेगा, और जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा तो उसका जो सर्किट होगा, जो करंट होगा, जो उसका कॉइल होगा, तो कॉइल में क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फॉलो होगा, उसके कारण ज़्यादा गर्मी पैदा होगा, फिर जल जाएगा। जो मोटर की बाइंडिंग होती है वो जल जाएगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको कैसे समझ सकते हैं? तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V/V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, और जब इसको V इज इक्वल टू करेंगे तो P/I हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज और करंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। कब? जब लोड सेम रहे, पावर सेम रहे। तो जैसे ही वोल्टेज कम करेंगे तो आई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई बढ़ने से जो
करंट है वो तेज़ी से फ्लो होने लगेगा, फिर मोटर की जो वाइंडिंग है वो जल्दी जल जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज देखेंगे स्मरणीय तथ्य, और इसमें है कि सूर्य का व्यास जो होता है वो कितना होता है, लगभग 14 लाख किलोमीटर, 14,52,000 यानी कि 13,52,000 यानी कि लगभग 13.5 लाख किलोमीटर का व्यास होता है सूर्य का। और सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है लगभग कितना गुना, तो 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी को सूर्य ताप का मिलता है लगभग 1/12वां भाग, और सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लेते हैं 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए लगता है 1.3 सेकंड। और पार्थिव ग्रह के उदाहरण कौन कौन से है, यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह कौन सा है, यह है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो अगर देखेंगे तो 8 ग्रह जो है, 8 ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह है, और इधर 4 ग्रह होते हैं और इधर 4 ग्रह होते हैं। जो अंदर के 4 ग्रह हैं सूरज की तरफ, इसको बोलते हैं जोवियन प्लेनेट। वो कौन कौन से हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। जो बाहर के प्लेनेट है उसको बोलते हैं बाह्य प्लेनेट, वो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से निकट स्थिति है बुध की, और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध, और पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और पृथ्वी के स्थिति है मंगल और शुक्र के बीच में, और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होता है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह है शुक्र और अरुण, यानी कि लेफ्ट साइड से दूसरा वाला और राइट साइड से दूसरा वाला दोनों उल्टा घूमता है। वैसा ग्रह जिसकी कोई भी उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र का है, यानी कि पृथ्वी सूरज से बगल में जो 2 ग्रह है वो दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है बुध। और किस ग्रह की विशेषता उसके चुंबकीय गुण का होता है, तो ये होता है बुध का। सबसे गर्म और चमकीला होता है शुक्र, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई मात्रा में है। कौन सा ग्रह घनत्व और आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, ये शुक्र है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और फोबोस और डिमोस ये मंगल के 2 ग्रह हैं, 2 ही ग्रह उसके पास है, एक है फोबोस और एक है डिमोस। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे है। और शनि ग्रह का सबसे ऊंचा उपग्रह है टाइटन। सबसे कम घनत्व वाली जो ग्रह है वो शनि है। और अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शल ने। लेटा हुआ ग्रह को के नाम से जाना जाता है अरुण को। और जो वरुण ग्रह की खोज है वो किया था जॉन गाले ने। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया हुआ है, ये अरुण है, और वहीं उसका सर्किल बनाता है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण, और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। जो पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पे उसके कारण दिन और रात होते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है उसके कारण पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन होता है, कभी गर्मी कभी ठंडा आता है। तो इसके साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।